नमस्कार। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब से डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, पूरी दुनिया में एक जियोपॉलिटिकल चर्निंग चल रही है। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसे अपनी जो विदेश नीति है उसे दोबारा से रिकैलिब्रेट ना करना पड़ा हो, उस पर दोबारा से विचार ना करना पड़ा हो, मात्र एक व्यक्ति के कारण। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही यह सुनिश्चित कर लिया कि जो तीन देश है RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, इनको एक तरीके से टैकल करना है, इनको इनकी औकात दिखानी है। रूस यूक्रेन में उलझा हुआ था, उसने सोचा भारत एक लो हैंगिंग फ्रूट है, इसे तो भैया आसानी से 2 4 5 सैंक्शन लगा के इसको संभाल लिया जाएगा। उतनी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, उतना बड़ा एक तरीके से खतरा उसे शायद महसूस नहीं हुआ, और उसे लगा कि भैया चाइना के खिलाफ हमारे साथ भी आ जाएगा, और चाइना को सबसे आखिर में उसने संभालने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने ट्रंप के मुंह पे दरवाजा दे मारा, उसके बाद वापस ट्रंप को भारत के पास आना पड़ा। आज इस सब के ऊपर बात होगी, और बात होगी कि इस पूरी जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा अगर कोई कोलेटरल डैमेज है तो वो पाकिस्तान, और वहां पर भी खासकर जो मुन्नी है ना, वो सबसे बड़ा कोलेटरल डैमेज है। इसकी बात होगी। अभी भारत के लिए जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो ये है कि भारत ईरान में एक चाबहार पोर्ट चलाता है। चाबहार पोर्ट का एक सेक्शन चलाता है, कुछ टर्मिनल्स वहां पर भारत ऑपरेट कर रहा है 2018 से, क्योंकि अमेरिका ने एक वेवर दे दिया था। सैंक्शन है ईरान के ऊपर, कोई भी उसके साथ डील करेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। लेकिन 2018 में वो वेवर दिया कि ठीक है, भारत वो चला सकता है। कारण क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका था, और अफगानिस्तान में अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है तो पाकिस्तान के अलावा भी एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए था, जो ईरान के माध्यम से वहां जा रहा था। मैप से अगर समझे तो भारत से पहले चाबहार पे सामान जाता था, और चाबहार से फिर वो अफगानिस्तान में जाता था। लेकिन इस सितंबर के आखिरी हफ्ते में अमेरिका ने यह कहा कि भैया कोई सैंक्शन में वेवर नहीं मिलेगा, सब सैंक्शन है। चाबहार पे कोई भी हो, भारतीय कंपनी हो, चाइनीज हो, रशियन हो, किसी भी देश की कंपनी हो, सबके ऊपर एक कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लगेगा। और भारत ने 2024 में ही मई 13 2024 में 10 साल की डील की थी कि $370 मिलियन के लगभग में लगाकर इस पोर्ट को डेवलप करेंगे, और अचानक से ही झटका भारत को मिल जाता है। और भारत उसके बाद लगातार नेगोशिएशन कर रहा था अमेरिका से कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है और भारत की जो इंटरेस्ट है, वो उसके लिए चाबहार बहुत जरूरी है। और अगर इस तरीके से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे तो जो भारत और अमेरिका के बीच जो एक तरीके से तकरार है, ये डेडलॉक फंस जाएगा। ऐसे तो कहीं कुछ नहीं जाएगा कि आप सैंक्शन लगाओ, सुबह उठो, आज इस पे सैंक्शन, आज उस पे सैंक्शन, इस तरीके से चीजें नहीं होंगी। आप ट्रेड डील भी करना चाह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, एक मेगा ट्रेड डील होगी भारत और अमेरिका के बीच, और उस तरीके से आप करेंगे तो वो नहीं होगा। तो वो नेगोशिएशन भी चल रहे थे, और इसमें एक चाइना वाला एंगल भी है, वो भी अभी बताऊंगा कैसे। तो इन सब के बीच जो ट्रंप है, उसे आखिरकार आप कह सकते हैं झुकना पड़ा, या नेगोशिएशन करनी पड़ी, या अपने हिस्से का एक हिस्सा भारत को देना पड़ा। और वो जो सैंक्शन जो लगे हुए थे, 28 तारीख से सैंक्शन शुरू हो गए थे, 28 तारीख लास्ट डेट थी, यानी 29 तारीख से वो सैंक्शन लागू हो गए थे। अब अमेरिका ने कहा कि अगले 6 महीने के लिए कोई सैंक्शन नहीं है, जैसे जो चल रहा था चलता रहने दीजिए, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, और आप ये मानकर चलिए ये आगे भी एक्सटेंड होंगे कि भारत और नेगोशिएशन करेगा। अब इसमें चाइना वाला क्या एंगल है, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ट्रंप चाइना के साथ नेगोशिएशन करना चाहता है, क्योंकि उसके साथ जिस तरीके से उसकी इकोनॉमिक ट्रेड वॉर चल रहा है, जिस तरीके से वहां सींग उलझे हुए हैं, वो ट्रंप के लिए भी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना। और चाइना के पास जो सबसे बड़ा कार्ड है, उसके 2 या 3 सबसे बड़े कार्ड है, वो उसने चल दिए हैं। पहला, ट्रंप का जो कोर वोट बैंक है, वो वहां का जो रूरल आदमी है, जो खेती किसानी कर रहा है, रिपब्लिकन है, जो मागा क्राउड है, वो सोयाबीन उगाता है। और उस सोयाबीन का सबसे बड़ा खरीदार अगर कोई है तो वो चाइना है। और चाइना ने अचानक से वो सारे गेट बंद कर दिए कि हमें कोई सोयाबीन नहीं चाहिए भैया। हम अगर ट्रंप इसी तरीके से करेगा, हमारे ऊपर टैरिफ लगाएगा, कभी 150%, 200%, 250%, तो हम भी इस तरीके से काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपना पहला कार्ड चला सोयाबीन का, उन्होंने कहा हम सारा का सारा ब्राजील से उठा लेंगे। उसके बाद ट्रंप ने सोचा भैया ये सोयाबीन शायद भारत में बेच दूंगा,
भारत ने भी वो एक तरीके से, भैया आप ईरान पे सैंक्शन लगाओगे, फला जंग लगाओगे, फिर भारत को कहोगे तेल भी मत खरीद, सब कुछ आप कहोगे, और भारत से कहोगे सोयाबीन भी खरीद, तो भारत की भी एक सीमाएं हैं, भारत ने भी वो ज्यादा एक तरीके से भाव नहीं दिया। तो अब ट्रंप की और शी जिनपिंग की मुलाकात होती है साउथ कोरिया के अंदर, तो वहां ट्रंप यही एजेंडा लेकर जाता है कि किसी तरीके से जो मेरा वोट बैंक है उसका सोयाबीन वहां बिक जाए। हाँ, वहां पे ये बात निश्चित तौर पर तय होती है कि शी जिनपिंग कहता है कि ठीक है, ऐसा है, हम सोयाबीन खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रंप कहता है कि ठीक है, आपके ऊपर 57% का टैरिफ है, उसे घटा के हम 47% कर देते हैं। देखिए, ये कुछ हासिल नहीं है, कारण चाइना ने ये नहीं बताया कितना सोयाबीन खरीदेंगे, कब से खरीदना शुरू करेंगे, इस साल खरीदेंगे कि अगले साल खरीदेंगे। मान लीजिए अगले साल खरीदेंगे तो इस साल की फसल कहां जाएगी। मान लीजिए वो 2-4 महीना भी लेट कर देते हैं तो ये तो पेरिशेबल आइटम होता है, इसको नुकसान पहुंचाने की बात है। किस रेट पे खरीदेंगे, फिर क्या जो ब्राजील से वो खरीद रहे हैं उसमें किस तरीके से खरीद में कमी होगी, कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है। बस ट्रंप ने कह दिया हाँ हाँ खरीदेंगे, ओके ओके ओके। उसके बाद बात आती है रेयर अर्थ के ऊपर। अब चाइना ने जो रेयर अर्थ का कार्ड है वो भी चल दिया। देखिए, मैं एक बात कह दूं, ये 2 कार्ड ऐसे हैं जो चाइना के पास थे, बहुत मजबूत कार्ड थे, लेकिन वो बहुत जल्दी चल दिया उसने। लेकिन जो भी है, फिलहाल स्थिति ट्रंप की खराब है, क्योंकि रेयर अर्थ ट्रंप को चाहिए, और चाइना अगर किसी देश को दे भी रहा है तो इस क्लॉज के साथ दे रहा है कि आप इसे रिडायरेक्ट करके ट्रंप को नहीं दे सकते, अमेरिका को नहीं दे सकते। भारत में भी खेप आई है, भारत को भी एनओसी जारी हो गई है बहुत सारी कंपनीज को कि आप जाकर रेयर अर्थ ले सकते हैं चाइना से, लेकिन आप अमेरिका को नहीं बेचेंगे। तो अब 1 साल के लिए कहा है चाइना की, ठीक है हम थोड़ी राहत देंगे। लगभग 2 हफ्ते पहले वो एक तरीके से डील साइन हुई है, लेकिन कितनी राहत मिलेगी, क्या होगा, कोई उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर सेट फ्रेमवर्क नहीं है। तो वहां पर भी जो डोनाल्ड बाबू हैं वो फंस गए हैं। अब जब डोनाल्ड ट्रंप से कहा जा रहा था कि भैया शी जिनपिंग आपकी जो मुलाकात हुई है उसको 10 में से क्या रेट करेंगे, उसने कहा अगर रेट करना हो 10 में से, मैं तो 10 में से 12 करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप बड़े उत्साही दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद ना ताइवान के ऊपर बात होती है, ना टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होती है, ना और किसी और विषय पे बात ही नहीं हुई है। सिर्फ किस पे हुई है, सोयाबीन, रेयर अर्थ, 10% टैरिफ कम हो गया। क्या आपको लगता है कि जो इतनी एंटिसिपेटेड बैठक थी, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग, बड़ा हल्ला मचा हुआ था, मिलेंगे, मुलाकात होगी, और उसमें से ये निकल कर आता है, और ऊपर से चाइना ये कह देता है कि हमें सबऑर्डिनेट मत मानिए, हमें ये मत मानिए कि आप कहीं हायरार्की में ऊपर हैं, हम नीचे हैं। मतलब सिंबॉलिक भाषा में उसने बात की, उसने कहा कि हम पार्टनर हैं, पार्टनर या फ्रेंड के तौर पर काम करेंगे। यानी वो कह रहा है बराबरी का दर्जा है साहब। ये मत सोचना कि कोई राजा साहब आए हैं अमेरिका से और चाइना को जैसे कहेंगे वैसे डिक्टेट करेंगे। 1980 का 70 का दशक गया। इसीलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके से शी जिनपिंग ने फंसा दिया, क्योंकि वो बहुत उम्मीद लेकर गया था, और आप देखिए जहां कुछ उसे सफलता मिलने की जरा सी भी संभावना लगती है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बड़े बड़े मतलब बड़ी डींगे हाँकता है, कुछ भी ऐसा बोल देगा बड़ा सा। लेकिन यहां पर उसने कुछ बोला नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कुछ नहीं, सीधा मीटिंग हुई, प्लेन में बैठा और घर चला गया। इसका मतलब जो सब्सटेंशियल चीज वो लेने आ रहा था, बड़ी चीज लेने आ रहा था, वो अब उसके हाथ लगी नहीं है, तो वहां परेशानी उसे महसूस हो रही है। तो अब उसे ये लग रहा है कि भैया एक ही साथ 3-3 जो मोर्चे खोले हैं और तीनों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो दिक्कत होने वाली है। हाँ, भारत ने थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया कि भैया ठीक है, हम 5 लाख बैरल तेल तुमसे खरीद लेते हैं, ठीक है, रशिया से थोड़ा कम कर देते हैं। तो उस तरीके से 2-4 चीजें बातें हो रही हैं। तो अब अमेरिका को भी ये लग रहा है कि भारत को दोबारा से उसके साथ ट्रेड डील भी करनी है, तो भारत के लिए ही थोड़ा सा एक ब्रीदिंग विंडो हमें छोड़नी पड़ेगी, और वो करी उसने ईरान के अंदर। कारण है, मान लीजिए ईरान में भारत की भी एंट्री रेस्ट्रिक्ट कर देता है, खुद वो है नहीं, तो वो जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसे भरने के लिए चाइना और रशिया आएंगे। और इन तीनों देशों में अगर कोई बेटर चॉइस है तो निश्चित तौर पर एनी डे इंडिया है अमेरिका के लिए। तो उसने कहा ठीक है, थोड़ा राहत देते हैं आपको, ऐसा करिए, ईरान पे थोड़ी राहत मिल जाती है ताकि ट्रेड डील में भी नेगोशिएशन में सुविधा हो। चाइना जिस तरीके से $800 बिलियन के लगभग वो कह रहा है कि मेरे ईरान से ईरान में इन्वेस्ट करना है उसके एनर्जी सेक्टर में, और जो शेडो फ्लीट है उससे ऑलरेडी तेल खरीद रहा है, किस तरीके से वहां के डिफेंस इक्विपमेंट में उसको रिपेयर और रिप्लेनिश कर रहा है रशिया, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत उस वैक्यूम में ना रहे, मतलब बाहर ना हो जाए, तो उसके लिए उसे वहां छोड़ा गया। साथ ही जो बागराम बेस पे खबर आ रही है कि भारत की एंट्री हो रही है, भारत वहां जा रहा है, तो वो भी अमेरिका
थोड़ा सा उस पर वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि फिर से अगर भारत वहां से निकल जाता है तो निश्चित तौर पर वो जंग रशिया और चाइना भरेंगे, वो भी अमेरिका के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। तो अमेरिका भी समझ रहा है कि हमने जो लो हैंगिंग फ्रूट सोच के जिसको परेशान कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द डे उसी से हमें काम चलाना है। तो बागराम हो, ईरान हो, भारत को और स्थितियां, अगर चाइना से बात नहीं बनती है ट्रंप की, तो भारत के लिए एक तरीके से वहां ब्रीथिंग स्पेस क्रिएट होगी, भारत के लिए जगह क्रिएट होगी और भारत पहुंचेगा। और अब तो अमेरिका ये कह रहा है अफगानियों को भैया हथियार भी देंगे, उनको डिफेंस भी देंगे, अमेरिका को तो सामान बेचना है और बाकी हेल्प भी करेंगे। और वो सब तभी हो सकता है जब भारत उसमें सहयोगी बने, क्योंकि वाया पाकिस्तान तो ये सब सामान नहीं जा पाएगा, क्योंकि अफगानी जिस तरीके से पाकिस्तानियों के साथ लड़ रहे हैं, तो पाकिस्तानी किसी भी कीमत पर अफगानियों को वो सामान नहीं पहुंचने देंगे। तो भैया अब वाया पाकिस्तान नहीं जाएगा, ऊपर से वाया नॉर्थ नहीं आएगा, तो निश्चित तौर पर ईरान से जाना है। तो वो एक तरीके से भारत के लिए वो जंग छोड़ी गई है कि ठीक है भैया आप लोग करो, कोई दिक्कत नहीं है, सुलझा लेंगे बात। जितना उलझ रहा है ना, उसमें कहीं कहीं बीच बीच में एक एक गांठ, दो दो गांठ खुलने का प्रयास भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या है, अपनी अनाह में, अपनी ईगो में और बड़ी गांठ कहीं और मार देता है। तो भारत का नेगोशिएशन भी था, अमेरिका की मजबूरी भी थी, उन सबको मिलाते हुए जिस तरीके से अफगानिस्तान में भारत की एंट्री हो रही है, जिस तरीके से चाबार पे भारत को राहत मिल रही है, ये बड़ी चीज है। दोनों देश जिस तरीके से परेशान है, ट्रंप और चाइना उलझे हुए हैं, भारत को कहीं ना कहीं उसमें फायदा हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा डैमेज किसका हो रहा है? उसमें सबसे बड़ा डैमेज अगर किसी का है तो पाकिस्तान का है। जो पाकिस्तान आपको अपने आप को स्ट्रेटेजिकली लोकेट किया हुआ था कि भैया ईरान में कुछ होगा तो हमारे बिना नहीं होगा, अफगानिस्तान में कुछ होगा तो हमारे बिना नहीं होगा, अब उसके लिए दिक्कतें हैं। ठीक है, भारत कुछ समय के लिए सेटबैक था, लेकिन वापस से वापसी कर रहा है। बागराम में भारत के अगर प्लेन खड़े हैं और अमेरिका कुछ बोल नहीं रहा है, कम से कम अभी तक वो सिचुएशन को एसेस कर रहा है या कुछ है, तो कहीं ना कहीं स्थिति उतनी बुरी नहीं है, कम से कम अफगानिस्तान के लिए अमेरिका और भारत के बीच में। उसके बाद जो आसिम मुनीर जिसने ये प्रॉमिस किया था भैया अफगानिस्तान लेके दूंगा, ईरान लेके दूंगा, सब कुछ अमेरिका की झोली में डाल दूंगा, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा। अब उसकी फ्रस्ट्रेशन डुअल लेवल पे, एक तो अमेरिका को डिलीवर नहीं कर पा रहा, उसने सारा का सारा अपना पॉलिटिकल कैपिटल ट्रंप के सामने लगा दिया था, और ऊपर से अब उसका एक्सटेंशन आ रहा है। अगर अमेरिका को यह लगता है किसी भी दिन कि शायद ये उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, यार अमेरिका कह रहा है भैया हमारा फेवरेट फील्ड मार्शल है, आई लव हिम, ये और वो ट्रंप सब कहता है, लेकिन जिस दिन ये लगा कि काम नहीं आ रहा है उस दिन इसे हटा भी दिया जाएगा। और ये जो एक्सटेंशन का मौका है ये उसका डू और डाई है। आसिम मुनीर 2022 में नवंबर में बना था सेनाध्यक्ष, 3 साल का कार्यकाल होता है, 2024 में उसे बढ़ाकर उसने 5 साल का करवाया, अब वो 2027 तक है। अब वो चाह रहा है कि एक्सटेंशन 2030 तक मिल जाए या 32 तक, मतलब एक और 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाए, यानी 2032 तक वही फील्ड मार्शल है। वो कहता भी है कि भैया पाकिस्तान को अच्छा बनाना है, बेहतर करना है, कम से कम 2035 तक तो चाहिए और तब तक मुझे होना चाहिए। अब लेकिन दिक्कत यह है कि अगर मान लीजिए वो 2030 तक या 2032 तक रह जाता है, तो नीचे के कितने सारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं जो सेनाध्यक्ष बन सकते थे, वो सारे रिटायर हो जाएंगे या उनकी प्रमोशंस रुक जाएंगी। उनकी रुकेंगी तो कोर कमांडरों की रुकेंगी, कोर कमांडर की रुकेंगी तो नीचे ब्रिगेडियर्स हैं और बहुत सारे लोग हैं उनकी रुकेगी। तो जो पूरी हायरार्की है, या तो वो लाइन ऑफ सक्सेशन से बाहर हो जाएगी, या वो प्रमोशंस कहीं ना कहीं उनके हैम्पर होंगे, तो वो भी परेशान है। अब उनसे भी मुनीर को लड़ना है। तो जिस तरीका का एक इंटरनल टसल पाकिस्तान में चल रहा है, अगर मुनीर को कुछ डिलीवर करना है अमेरिका को, और ये अगर नीचे की हायरार्की इस चीज को मानती है कि भैया इसके वजह से हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा और वो उसमें हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, तो अमेरिका कहेगा कि भैया तुम तो अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे, तुम अफगानियों को नहीं संभाल पा रहे, तुम भारत के लिए जो हम न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट कराना चाह रहे थे तुम वो नहीं कर पा रहे। तो आसिम मुनीर के सर्वाइवल की भी बात है। इसलिए कहा कि जो ये पूरा जियोपॉलिटिक्स चल रहा है उसमें अगर कोलेटरल डैमेज कहीं है तो निश्चित तौर पर मुनीर है। और ऊपर से अफगानियों ने यह कह दिया है कि भैया ट्रेड टॉक्स फेल हो चुकी हैं, जैसा पाकिस्तान व्यवहार करेगा हम वैसा ही करेंगे, और भैया वो उससे ज्यादा ही कर रहे हैं। तो चाबहार पे भारत को एक कह सकता हूं बेहतर खबर है भारत के लिए, बागराम पे बेहतर खबर है भारत के लिए। और अगर सेंट्रल एशिया में अमेरिका आता है तो
निश्चित तौर पर भारत का एक तरीके से रोल उसमें होगा। अब कैसे होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, लेकिन भारत का रोल हुए बिना वो चीजें नहीं होंगी। और फिर पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हो रहा है, और रशिया के साथ जो हो रहा है, और रशिया के साथ किस तरीके से भारत डील कर रहा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस केओस, जिस तरीके का ये पूरा प्रपंच रचा जा रहा है, उसके बीच में से भारत और मोदी और पुतिन किस तरीके से अपनी नाव को आगे लेके बढ़ रहे हैं, वो भी एक तरीके से बहुत बेहतर टेस्ट केस है जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए। तो जो चेस बोर्ड पे एक एक गोटियां जिस तरीके से चल रही हैं, इस जियोपॉलिटिक्स को इंटरेस्टिंग बना रही है। आगे जो भी इस पे डेवलपमेंट होगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।